इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस लेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। जहां ज़रूरत होगी वहां फॉर्मूले को यूज करने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे कि वो ऑप्शन सही क्यों है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। किसी घटना के घटित होने के प्रकारों की संख्या ए है, उसी घटना के घटित न होने के प्रकारों की संख्या बी है, तो इस घटना के घटित न होने की प्रायिकता कितनी होगी। If an event can happen in A ways and fails to happen in B ways, then the probability of failing of the event is। तो टोटल जो तरीका है जिससे हमारे पास जो इवेंट हो रहा है वो एक्चुअली कितना है, A प्लस बी, और कितने में फेल हो रहा है, इसका मतलब B वेज में। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग। कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो रहा है, टोटल जो ए में पास हो रहा है और बी में फेल हो रहा है, या ए में हो सकता है बी में नहीं हो सकता, और कितने में फेल हो रहा है, ये एक्चुअली बी है। तो ये आपका आंसर आ जाता है, ये ऊपर क्या आएगा, बी आएगा। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है वो कितना है, बी आपका ऑप्शन सही है, ये बी ऑप्शन सही है। और आगे देखते हैं। यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पी है और घटित न होने की प्रायिकता क्यू है, तब इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज पी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इज क्यू, तो होता क्या है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती, 1 होती। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग या फेलिंग की प्रोबेबिलिटी का, तो पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अभी पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए अपॉन ए प्लस बी थी, और न होने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो कितनी थी, बी अपॉन ए प्लस बी। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये भी मिलाकर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 1। यहाँ इसे क्या दिया हुआ है, इसे दिया हुआ है यहाँ P, और इसे यहाँ क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है Q। तो हम कह सकते हैं P प्लस क्यू इक्वल टू 1। तो ऑप्शन कितना है, ए ऑप्शन आपका सही है। थर्ड देखिए। 6 फलक वाले 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों में अंक 1 के ऊपर आने की प्रायिकता होगी। 2 dice with 6 faces each are thrown up. The probability of digit 1 shown up in both is। अब देखिए यहाँ पर 2 इवेंट है। 2 इवेंट हमारे 2 तरीके से हो सकते हैं। एक हम कह सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये एक्चुअली क्या है, इसे हम कहेंगे, हिंदी में कहेंगे अपवर्जित घटनाएं। अब नाम यार है, अपवर्जित का मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब है अगर एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा इवेंट नहीं हो सकता, अगर उनमें से एक इवेंट हैपन हो गया तो दूसरा नहीं हो सकता। दूसरे तरीके के इवेंट है कंपोजिट इवेंट, मतलब संयुक्त घटनाएं। इनमें अधिकतर क्या आता है, और आता है कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, और इनमें अधिकतर क्या आता है, एंड आता है। और यहाँ पर जो होता है, जो एडिशन होगा, 2 जो अलग अलग प्रोबेबिलिटी होंगी, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ जो इशू है, 6 फलक वाले 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों में एक अंक आ रहा है। मतलब जो हमने डाइस उछाली है उसमें दोनों बार कितना आ रहा है, 1 ऊपर आ रहा है। पहले में 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे दूसरे का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये कैसा इवेंट है, कंपोजिट इवेंट है। तो अगर हमारे पास पहली जो प्रोबेबिलिटी है P1, पहले में जो 1 आ रहा है वो एक्चुअली कितना, 6 में से 1 आ रहा है, इसका मतलब 1/6 है। दूसरे में जो 1 आ रहा है इसका मतलब P2 इक्वल टू कितना आ रहा है, ये भी 1/6 है। और जो इनकी दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों में 1 आ जाए, तो ये निकलेगी आपकी किससे, मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि ये कंपोजिट इवेंट है, संयुक्त घटनाएं हैं। मतलब P1 गुणा P2, तो P1 का P2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/36। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाता है, ये करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, जब कोई इवेंट नहीं होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0,
और जब कोई इवेंट सर्टेनली होता है तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी कहेंगे 1 है। मतलब अगर वो सर्टेनली नहीं हो रहा तो 0 और सर्टेनली हो रहा तो 1, तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो इसके बीच में होगी। इसका मतलब यहाँ निगेटिव में नहीं जाएगी, तो आपका जो ऑप्शन ये आ गया डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता की रेंज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट कैन बी इन द रेंज, ये किस किस रेंज में होगी ये भी मैंने बताई थी। तो प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक है ये भी डिस्कस किया ही था, कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। अगर सर्टेनली नहीं हो रहा वो इवेंट तो प्रोबेबिलिटी होगी 0, और वो सर्टेनली हो रहा तो प्रोबेबिलिटी होगी 1। इससे ज़्यादा नहीं होगी और इससे कम नहीं होगी, इसके बीच में कुछ भी हो सकती है, 0 और 1 भी हो सकती है। तो अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो 0 1 से कम भी हो सकती, 1 के बराबर भी हो सकती, या 0 से ज़्यादा हो सकती, या 0 के बराबर भी हो सकती। तो 0 और 1 के बीच में होगी, तो ऑप्शन कितना है, डी इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो परस्पर स्वतंत्र घटनाओं ए बी के घटित होने की प्रायिकताएं पी ए पी बी हैं, जब दोनों घटनाओं ए बी के साथ घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी। टू म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, मतलब एक इवेंट का दूसरे से कोई मतलब या नहीं है, तो ये दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। इवेंट्स ए एंड बी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग पी एंड पी बी, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ इवेंट्स ओकर साइमल्टेनियसली, दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली होंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये प्लस का निशान लगेगा या ये मल्टीप्लाई का निशान लगेगा, तो ये दोनों तो है। अब प्लस लगेगा या मल्टीप्लाई का लगेगा, ये पीछे एक बार देख लेते हैं। अभी क्या था कि जो कंपोजिट इवेंट है उनमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। जब ये घटनाएं कैसी हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, एक का होना या नहीं होना दूसरे से मतलब नहीं है, तो एक्चुअली कंपोजिट इवेंट है। क्योंकि ये कंपोजिट इवेंट है, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसका मतलब ये आंसर क्या आ जाएगा, पी ए इंटू पी बी, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। यदि एक पासे को उछाला जाए तो उसमें अंक ए या 6 ऊपर आने की प्रायिकता कितनी होगी। इफ ए डाइस इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजिट 1 और 6 शोइंग अप, मतलब एक ऊपर आ जाए या आपका कितना जाए, या आपका 6 ऊपर आ जाए। एक ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो P1 इक्वल टू कितना कह सकते हैं 1/6, और 6 के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, P2 इक्वल टू कितनी है 1/6। अब एक अगर ऊपर आ जाएगा तो 6 नहीं आएगा, 6 ऊपर आ जाएगा तो 1 नहीं आ जाएगा, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुए तो इसका मतलब जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, P1 प्लस P2। इसका मतलब P1 प्लस P2 कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 1/3। दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं इसे, जो डाइस है, ए डाइस इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजिट 1 और 6 शोइंग अप, तो डिजिट 1 और 6, इसका मतलब दो तरीके हैं जिनमें वो इवेंट हो सकता है। टोटल कितने तरीके हैं, टोटल 6 तरीके हैं जिनमें इवेंट हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी आ जाती है कितनी 2/6, या कितनी आ जाएगी 1/3। तो इस तरीके से ऑप्शन सी 2/6 ही लिखा हुआ, तो ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, दोनों बार पूंछ ऊपर आने की प्रायिकता होगी। इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल शोन अप बोथ टाइम्स, दोनों बार क्या होगा, क्या आना चाहिए, टेल ऊपर आनी चाहिए। तो अगर पहली बार ऊपर टेल आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी P1 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1/2। दूसरी बार अगर टेल ऊपर आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2। इसका मतलब है जो P विल बी इक्वल टू P1 इंटू P2, मतलब तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, मतलब 1/4। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है 1/4, तो ये ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाता है। अब दो सिक्के हैं, इसे ऐसे भी देखिए, एक तरीका भी ऐसे भी हो सकता है। अगर दो सिक्के हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हेड हेड आ जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हेड टेल आ जाए, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि टेल हेड आ जाए, चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि टेल टेल आ जाए। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, टेल टेल चाहिए, तो इसका मतलब टेल टेल इन 4 इवेंट में से एक इवेंट है, तो टोटल इवेंट 4 हैं और ये एक इवेंट 1 है, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी जाती है, ये आ जाती है 1/4। इस ढंग से भी इसे कर सकते हैं बेसिक प्रिंसिपल से। नेक्स्ट, एक सिक्के को 10 बार उछाला जाए तो प्रत्येक बार हेड ऊपर आने की प्रायिकता कितनी होगी। इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड शोन अप ऑलवेज, मतलब जो P1 है पहली बार उछालेंगे तो हेड ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये 1/2 होगी। दूसरी बार उछालेंगे तो P2 कितना होगा, ये भी आपका
आपका 1/2 होगा। तीसरी बार चलते जाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, पी टेन भी आपका कितना होगा, ये भी आपका 1/2 ही होगा। अब पहली बार उछाला, फिर दूसरी बार उछाला, फिर तीसरी बार उछाला, इसका मतलब यहाँ पर जितना भी आप उछाल रहे हैं तो ये एक इवेंट दूसरे इवेंट से अलग है, मतलब उसका उस दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो हम इसे कह सकते हैं कि P विल बी इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 इंटू P5 इंटू P10, मतलब 1/2 की पावर कितना 10, 2 की पावर 10 का मतलब 1024, तो ये हो जाएगा 1024, मतलब 1/1024। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका सी करेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक सिक्के को 8 बार उछाला जाता है, 4 शीर्ष 4 पूंछ आने की प्रायिकता होगी। ए कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी दैट 4 हेड एंड 4 टेल्स शोन अप। अब अगर एक कॉइन है तो ऐसे कहें, अगर इफ ए कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, और उस जो n टाइम उसे टॉस किया गया उसमें r हेड्स आ रहे हैं और उसमें n माइनस r क्या है, टेल है, तब इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी तब इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी n c r a रेस टू पावर r एंड b रेस टू पावर n माइनस r। ए बी क्या है, जो ए है ये प्रोबेबिलिटी है किसकी, सिंगल, अगर एक बार उछाल रहे हैं तो हेड की आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। और ये बी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है किसकी, टेल की। तो एक्चुअली यहाँ पर एक कॉइन अगर है उसे हम उछाल रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये हाफ हो जाएगी। और एक कॉइन है उसे उछाल रहे हैं तो टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ होगी, मतलब a प्लस बी 1 होना है। दूसरी बात, यहाँ जो गिवन है वो n इक्वल टू कितना है, ये है 8 है, और यहाँ r कितना है, r कितना है, ये आपका 4 है, और n माइनस r कितना है, ये भी आपका कितना है, ये भी आपका 4 है। तो जो आंसर हो जाएगा, या कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा NCR, मतलब ये हो जाएगा 8C4 1/2 रेस टू पावर 4 और 1/2 रेस टू पावर n माइनस r क्या है, ये भी आपका 4 है। तो 8C4 कितना हो जाएगा, ये मैथ से कर देते हैं, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4। इसके अलावा ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 1/2 रेस पावर 8। 2 रेस टू पावर 8 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 8 16 2 5 6। अब देखिए यहाँ पर 4 2, ये 8 से कैंसिल हुआ, 3 2 जा 6, और 2 से फिर यहाँ कैंसिल कर देते तो हो जाता है 128। तो ये कितना हुआ, 7 इंटू 5 35। तो इसका ये आंसर आ जाता है कितना, 35/128। इसका मतलब ये जो ऑप्शन बी है ये इसमें करेक्ट है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी कह रहे हैं n similar coins are thrown up simultaneously, the probability of r n minus r combination, मतलब n सर्वसम सिक्कों को अनेक बार एक साथ उछाला जाता है तब r n माइनस r संयोग की प्रायिकता क्या होगी। मतलब कहना क्या है कि एक जो r है, या कह सकते हैं r हेड है और n माइनस r टेल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ये भी पीछे फॉर्मूला लिखा है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी NCR, जो a की पावर कितनी r और b की पावर कितनी है n माइनस r। ये क्या है,
ए यहाँ पर कितना है, ये भी हाफ है, यानी कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, और बी यहाँ पर कितना है, ये भी आपका हाफ है, यानी कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अगर हम इसमें ये सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी हो जाती है NCR, ये मतलब 1/2 रेस पावर R, और ये कितना है, ये है 1/2 रेस पावर N-R। अब देखिए 1/2 की पावर R है, 1/2 की पावर N-R है, इन्हें ऐड करेंगे तो 1/2 की पावर N हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका NCR 1/2 रेस पावर कितनी, N। मतलब इसको क्या कर सकते हैं आप, 2 की पावर ही लिख सकते हैं वो नीचे, या ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा NCR 2 रेस पावर N। मतलब जो आंसर है वो डी है, या इसका ये वाला पार्ट क्या होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। एन सर्वसम सिक्कों को अनेक बार एक साथ उछाला जाता है, अधिकतम प्रसंभाव्य संयोग की प्रायिकता कितनी होगी। एन सिमिलर कॉइन्स आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें अगर हम एन कॉइन ले रहे हैं और हम इसे उछाल रहे हैं तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0n से स्टार्ट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1n-1, या धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा Rn-R, जो जनरल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला हमने लिखा था। और लास्ट वाला कॉम्बिनेशन क्या होगा कि ये n और 0, मतलब यहाँ कह सकते हैं 0 हेड n टेल, और यहाँ लास्ट में क्या है, n हेड 0 टेल। तो इस तरीके से आपके पास ये कितने होंगे, n+1 कॉम्बिनेशन होंगे। इनकी हर एक की अलग अलग क्या होगी, ये हर एक की अलग अलग प्रोबेबिलिटी होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने लिखी थी, ये कितनी थी, NCR A⁻R B⁻n-R। अब ये बात करते हैं, n सिमिलर कॉइन्स आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनमें मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा। मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, जब हम इसमें NCR A⁻R B⁻n-R रखेंगे, और यहाँ हमारे पास क्या है, A और B की वैल्यू 1/2 है, तो इतना जो टर्म है, इस टर्म की वैल्यू हर जगह बराबर 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 आएगी। तो जिस केस के लिए NCR क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वही आपका मोस्ट प्रोबेबल या प्रसंभाव्य संयोग होगा, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब NC0 इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है आपकी 1, और यहाँ NCN लेंगे तब भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, तो लिखते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कब होगा, जब R=n/2 होगा। तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये फॉर्मूले को हम दोबारा से लिख लेते हैं। तो यहाँ ये मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाता है, ये हो जाता है NCn/2 ½n/2, और ये ½ n-n/2, तो ये भी हो गया आपका n/2, और इस तो ये हो जाएगा NCn/2 ½ मतलब NCn/2/2n, या कह सकते हैं डी इसमें ऑप्शन ये करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, n सर्वसम सिक्कों को अनेक बार उछाला जाता है, तब न्यूनतम प्रसंभाव्य संयोग की प्रायिकता होगी। n सिमिलर कॉइन्स आर टॉस्ड अप, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बताया था कि लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इस किनारे पर या उस किनारे पर। तो यह कह सकते हैं हम जो n0 वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका लीस्ट प्रोबेबल होगा, और यही लीस्ट प्रोबेबल, ये वाला भी आपका लीस्ट प्रोबेबल ही होगा। तो हम इस वाले के लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी NC0 हाफ रेस पावर कितना, R का मतलब 0, और ये हाफ इसकी पावर कितनी है, n-R का मतलब n। इसका मतलब ये हो जाती है NC0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये थी 1, और तो इसका मतलब ये 1 इंटू कितना हुआ, ये हुआ हाफ की पावर n, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/2 रेस पावर n। तो इस तरीके से बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, n विभेद कणों को एक बॉक्स के 2 समान भागों में वितरित किया जाए तो वितरण Rn-R की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। देखिए, इफ n distinguishable particles are distributed in 2 equal parts of box, then the probability of Rn-R distribution
तो अगर आपके पास यहाँ एक बॉक्स है और बॉक्स के इक्वल पार्ट्स हैं, तो अगर पार्टिकल मैं अंदर डाल रहा हूँ तो इसमें अंदर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। इसका मतलब ये ऐसा ही केस है कि कॉइन का हेड और टेल, यानी कि एक पार्टिकल दूंगा तो उसके इस बॉक्स में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसमें जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, ए इक्वल टू 1/2 है और बी इक्वल टू कितना है, ये भी आपका 1/2 है। आपने क्या करा, एन पार्टिकल लिए और उसमें जो कॉम्बिनेशन बनाया वो कितना बनाया, आर पहले बॉक्स में और एन माइनस आर दूसरे बॉक्स में। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, इक्वल टू हो जाएगी एन सी आर हाफ कितना, आर और हाफ दूसरे की प्रोबेबिलिटी भी हाफ ही है, एन माइनस आर। अब एन माइनस आर और आर मिलके कितना हो जाएगा, एन। तो इसका मतलब ये हो जाएगा एन सी आर और 1/2 की पावर क्या, आर प्लस एन माइनस आर, मतलब एन। एन का मतलब ये आ गया नीचे 2 एन। तो इस तरीके से कितना हुआ, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ एन विविध कणों को दो एक समान बक्सों में वितरित किया जाए तो वितरणों की कुल संख्या, वितरणों की कुल संख्या मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। इफ एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 सिमिलर बॉक्सेस द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, मतलब तो कितने कितने डिस्ट्रीब्यूशन, ये पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये होगा 0n, अभी बताया था। दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि पहला और ये n-1, इस तरीके से बीच में कहीं आएगा r(n-r), उसे कह सकते हैं। इस सबसे बाद में आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा n0, और उससे पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो क्या आएगा, n-1 0। इसका मतलब देखिए, पहला जो टर्म है वो 0 से लेके n तक जा रहा है, या दूसरा जो टर्म है वो आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वो n से लेके 0 तक जा रहा है। तो काउंटिंग अगर करेंगे तो ये आपके पास कितने आ जाएंगे, n+1 टर्म आ जाएंगे। इसका मतलब यही आपके क्या होंगे, यही आपकी मैक्रो स्टेट होंगी या ये कुल संख्या होंगी। तो ये n+1 होगी, या बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। n विविध कणों को एक बॉक्स के 2 समान भागों में वितरित किया जाए तो सभी वितरणों के प्रकारों की कुल संख्या। इफ n distinguishable particles are distributed in 2 similar halves of the box, the total number of all type of distributions, यानी कि total number of microstates। तो ये वो थी आपकी कितने टर्म है और एक टर्म के अंदर कितने कॉम्बिनेशन है, ये आपकी माइक्रोस्टेट देगी फॉर असेसिबल मैक्रोस्टेट। इसका मतलब उन सब का अगर हम सम कर दें तो पहले वाले के अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो कितना है, NC0 है। दूसरे वाले के अंदर पॉसिबल कितना है, ये है NC1 है। और लास्ट वाले के अंदर कितना था, ये आपका या कह सकते बीच में कितना था, ये था NCR, और लास्ट में कितना था, ये था NCN। तो ये एक्चुअली क्या हो, ये आपका पॉसिबल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हो गई। तो ये आपका सम कर दें अगर हम, तो ये NCR, R कहाँ से कहाँ तक, R इक्वल टू 0 से कहाँ तक, N तक। तो ये वैल्यू कितने जाती है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितना, 2n। इसका मतलब ये आपका पॉसिबल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हुई, सारी माइक्रोस्टेट का सम 2n। तो ऑप्शन बी इसमें क्या होता है, ये करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बॉक्स के 2 समान अर्धभागों में 5 कणों को वितरित किया जाता है। स्थूल अवस्था 3-2 के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। 5 particles are distributed in 2 similar halves of box. The number of microstates corresponding to macrostate 3-2। अब आपके पास एक जो स्टेट है वो है 3-2। इसका मतलब क्या है, ये आपका R है और ये n-r है। ठीक, आपके पास क्या है, ये बॉक्स है, 2 सिमिलर हैं। तो बॉक्स के अगर 2 पार्ट इक्वल हैं तो इसका मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब है आपके पास A इक्वल टू कितना है, 1/2, और B इक्वल टू कितना है, ये भी आपका कितना है, 1/2 ही है। तो यहाँ इसमें हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, और हम सिर्फ क्या निकालनी है, यहाँ पे माइक्रोस्टेट निकालनी है। इसका मतलब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगी NCR। n मतलब कितना है, n है 5, C R कितना है, ये है आपका 3 है। इसका मतलब कितना हुआ, ये हुआ 5 × 4 × 3, ये कितना हो जाएगा, 1 2 3। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से 2 4 कैंसिल हुआ, 2, इसका मतलब ये आ जाता है आपका 10। तो 10 क्या हुआ, 10 पॉसिबल माइक्रोस्टेट है करस्पॉन्डिंग टू दिस मैक्रोस्टेट। तो ये आंसर कितना रहता है, सी इसका आंसर आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बॉक्स में 10 विभेद कण हैं जिन्हें बॉक्स के 2 समान अर्धभागों में वितरित किया जाता है। असत्य कथन है। There are 10 distinguishable particles in a box which are distributed in 2 equal halves of the box. The statement which is not true. Macrostate 5 is most probable. अब देखिए यहाँ पर है जो आपके पास n/2 का कॉम्बिनेशन होता है, ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है। तो यहाँ n कितना है, 10 है, 10 का हाफ कितना, 5, तो इसका मतलब ये तो सही हुआ। तो ये आपको निकालना क्या है, आपको नॉट ट्रू देखना है, तो इसका मतलब ये सही है। मैक्रोस्टेट 5 इज लीस्ट प्रोबेबल, लीस्ट तो नहीं, ये तो लीस्ट प्रोबेबल होती है 0n n0। 0n का मतलब 010 या 10 होगा, इसका मतलब यही जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। और आगे भी देख लेते हैं। स्थूल अवस्थाओं की कुल संख्या 11 है। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी होती है, ये होती है n+1। n यहाँ 10 है, इसका मतलब ये वाली बात सही है। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होती है 2 की पावर n। n कितना है, या 10 है, तो 2 की पावर 10, तो ये भी सही है। इसका मतलब ये बी ऑप्शन ही इनकरेक्ट है, या कह सकते हैं बी ऑप्शन नॉट ट्रू है, तो यही आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निकाय में 8 विभेद कण हैं जिन्हें एक बॉक्स के 2 समान भागों में वितरित किया जाता है। सत्य कथन है। There are 8 distinguishable particles in a system which are distributed in 2 equal halves of box. The true statement, इस बार हमें ट्रू बताना है। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आर 9। टोटल सूक्ष्म अवस्थाओं की कुल संख्या, सूक्ष्म अवस्थाओं की कुल संख्या होती है 2 की पावर n। 2 की पावर कितनी होगी, 8 होगी माइक्रोस्टेट है। ठीक, तो ये तो 9 नहीं है, ये तो 9 से काफ़ी ज़्यादा है। स्थूल अवस्थाओं की कुल संख्या 2 की पावर 8, तो स्थूल अवस्था की कुल संख्या होती है n+1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा =9। एक्चुअली उल्टा लिखा हुआ है, ये मैक्रोस्टेट है और ये आपके पास माइक्रोस्टेट है। इसके अलावा मैक्रोस्टेट 4 इज लीस्ट प्रोबेबल। जो लीस्ट प्रोबेबल होते हैं वो 0n या n0। मतलब यहाँ पर कितना है, n 8 है, तो लीस्ट प्रोबेबल होंगे 08 या 80। ये 2 लीस्ट प्रोबेबल होंगे। तो ये 4 एक्चुअली n/2 है, ये आपकी मोस्ट प्रोबेबल है। देयर इज ओनली 1 माइक्रोस्टेट इन मैक्रोस्टेट 80। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी होती है, ये होती है NCR। और यहाँ पर कितना है, n है 8, R भी 8 है, तो 8C8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8/8, 0 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, यहाँ 8 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये आ जाएगी 1। इसका मतलब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी हुई, ये आपकी माइक्रोस्टेट 1 हुई। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सांख्यिकीय विधि से यथार्थ परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेक्षणों की संख्या होनी चाहिए। बहुत कम, बहुत अधिक, न बहुत कम, न बहुत अधिक। टू गेट द रिजल्ट्स विच विद स्टेटिस्टिकल मेथड देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, लार्ज होंगे, तभी आपका परसेंट रिजल्ट आपका सही आएगा। किसमें, स्टेटिस्टिकल में। अगर आपने 4 बार उछाला और 4 बार उछालने में आप चाह रहे हैं कि 2 बार हेड 2 बार टेल आए, तब नहीं होगा पॉसिबल। अगर आप इसको 1 लाख बार किसी सिक्के को उछालेंगे तो पॉसिबल है कि 50,000 के आसपास आपका वहाँ हेड और टेल 50-50 हो सकते हैं। तो कितना चाहिए आपको, वेरी लार्ज चाहिए या बहुत अधिक ऑब्जर्वेशन आपको चाहिए, तब आपको स्टेटिस्टिकल जो मेथड है वो सही दिखाई देगा। नेक्स्ट देखते हैं। अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं वे हैं जो दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स आर दोज विच आर अंडर गिवन रेस्ट्रिक्शन विच आर पॉसिबल नॉट पॉसिबल। तो नाम ही है एसेसिबल, जो एक्सेस हो सकती हैं या जो अभिगम्य हो सकती हैं वही पॉसिबल है। तो इसका मतलब वो जो पॉसिबल है वही है, तो ये बी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 22। साम्यावस्था में किसी निकाय की ऊष्मागतिक प्रायिकता होती है। इन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज। तो ये थ्योरी में आपको मिलेगा। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब इक्विलिब्रियम होगा तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सी इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। 5 कणों की 2 कोष्ठिकाओं को वितरित किया जाता है स्थूल अवस्था 3.2 के अंतर्गत ऊष्मागतिक प्रायिकता। 5 पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 सेल्स। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू मैक्रोस्टेट इज इतना। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होंगे वही आपकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होगी। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। मतलब आपके पास क्या है, NCR ही इसकी क्या होगी, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होगी। n कितना है यहाँ पर, ये n है आपका 5 पार्टिकल हैं। C जो कॉम्बिनेशन कितना है 3 2, इसका मतलब ये क्या है, ये R है।
इसका मतलब 5CR, आर का मतलब 3 है, तो ये 5 से 3 कितना हो जाएगा, इसको मैं कह सकता हूँ 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, या इसे ऐसे भी कह सकता हूँ 5 4 3 और 1 2 3 और 2 फैक्टोरियल से कट जाएगा, तो 3 से 3 यहाँ कटेगा, 2 दूनी 4 होगा, और ये 10 आंसर आ गया इसका। तो आंसर कितना आता है, सी आ जाता है। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये आपकी कितनी है, 10 हो जाती है। 24 समपूर्व प्रायिकता के अभिगिरत के अनुसार, इसमें देखिए, इसमें ये चीज आपको दिखाई दे रही है, यह जो सम लिखा हुआ है ये आपका कैची वर्ड है, ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी। तो इक्वल जो है, तो देखिए यहाँ पर आ जाइए, अब क्या लिखा हुआ है, इक्वल का मतलब क्या है, ये जो भी एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स होंगी उन सब की प्रोबेबिलिटी इक्वल होंगी, वो सब इक्वली प्रोबेबल होंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट क्या होगी, वो इक्वल होगी। यही इसका स्टेटमेंट है, या ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, एक अणु की स्थिति व्यक्त करने के लिए षटविमीय कला निर्देशाकाश के लिए आवश्यक निर्देशांक है। टू रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल द नेसेसरी कोऑर्डिनेट्स फॉर ए 6 डायमेंशनल स्पेस आर, ये जो आंसर है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये 6 डायमेंशनल स्टेट है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 6 कोऑर्डिनेट ही चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और दूसरे आगे आने वाले वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करिए, सो दैट आगे भी और वीडियो इस तरीके के बनाए जा सके। थैंक यू।